हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा। हमारे लेग्रांज मल्टीप्लायर के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो डिस्कस करूँगा। क्योंकि जो सर ने पहले जो प्रॉब्लम्स कराए थे वो अनकंस्ट्रेंट थे, तो अनकंस्ट्रेंट के लिए आप लोगों को बताइए किस तरह करते हैं। तो जब कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम में जब कोई कंस्ट्रेंट आ गया तो उसको किस तरह करेंगे, तो उसके लिए एक टूल ये लेग्रांज मल्टीप्लायर है कि इसके थ्रू आप कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो लास्ट क्विज हुआ था, क्विज नंबर 8, तो उसका सॉल्यूशन पहले डिस्कस कर लूँ। तो वो सॉल्यूशन डिस्कस करने के बाद फिर मैं लेग्रांज मल्टीप्लायर पे आ जाऊँगा और वो चीज़ें डिस्कस कर लूँगा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ कर लेंगे। तो जो क्विज 8 क्विज नंबर 8 जो था, उसका सॉल्यूशन अभी डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन ये थी कि मिनिमाइज करना था कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि ये था, और 2t1 स्क्वायर t2 प्लस t1 टू द पावर -2 और t3 पावर -3 प्लस 2 प्लस 2t1 पावर -2 सॉरी और t2 पावर -2 t3 पावर 3। तो ये फंक्शन थी, और यहाँ पे जो t1 ये सारे क्या है, ग्रेटर देन 0 है, सारा पॉजिटिव। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन यही था। तो इस तरह का मैंने एक ट्यूटोरियल में भी कराया था कि इस तरह के प्रॉब्लम को आप किस तरह अप्रोच करेंगे। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जी ऑफ टी जो है, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, डेल्टा 1 2t स्क्वायर और t2 डिवाइडेड बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 t1 पावर -2 t3 पावर -3 डिवाइडेड बाई डेल्टा 2, और यहाँ पे प्लस 2 टाइम्स सॉरी प्लस डेल्टा 3 टाइम्स 2t1 पावर -2 t2 पावर -2 और t3 पावर 3 डिवाइडेड बाई डेल्टा 3। तो मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, और यहाँ पे डेल्टा 1 2 3 एक है, इनकी हो गया कि ये जो तीनों वैल्यूज हैं, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3, इन तीनों का सम क्या है, 1 है। और ये सारे जो डेल्टा आईज हैं वो किसके इन बिटवीन है, 0 to 1। तो मैंने इस फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो यहाँ पे मुझे ये बताया कि ये वाली चीज़ क्या है, ये वाली चीज़ अरिथमेटिक मीन है। तो अरिथमेटिक मीन है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है ज्योमेट्रिक मीन से। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग ज्योमेट्रिक मीन कौन सी होगी, 2 t2 सॉरी t1 स्क्वायर t2 डिवाइडेड बाई डेल्टा 1 टू द पावर डेल्टा 1, और इसके साथ मल्टीप्लाई होता है t1 टू द पावर -2 और t3 टू द पावर -3 डिवाइड बाई डेल्टा 2 टू द पावर डेल्टा 2। और यहाँ पे 2t1 पावर -2 t2 पावर -2 और t3 पावर 3 और ऑल डिवाइड बाई डेल्टा 3 टू द पावर डेल्टा 3। तो ये आ गया था। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी कौन सी होती है, सबसे पहले तो डेल्टा जो कांस्टेंट वाले टर्म्स होते हैं उसको एक साइड में रख लेते हैं। तो ये 2 ओवर डेल्टा 1 टू द पावर डेल्टा 1 हो गई, और इसी तरह यहाँ पे 1 ओवर डेल्टा 2 टू द पावर डेल्टा 2 हो गई, और यहाँ पे 2 ओवर डेल्टा 3 टू द पावर डेल्टा 3 हो गई। और यहाँ पे वेरिएबल्स क्या क्या, वेरिएबल्स कौन से हैं उनकी पावर्स, तो t1 पावर 2 डेल्टा 1 और -2 डेल्टा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, -2 डेल्टा 3।
और जो T2 के जो कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ, T2 की जो कोफिशिएंट्स हैं वो कौन सी होंगे? यहाँ पे हो जाएगी डेल्टा 1 दूसरे टर्म में नहीं है, तीसरे टर्म में -2 डेल्टा 3। और इसी तरह यहाँ पे T3 की पावर क्या क्या होंगी? तो यहाँ -3 डेल्टा 2 और +3 डेल्टा 3, तो ये वाली हो गई। तो इसके बाद वाला स्टेप हमारा कौन सा था कि टी की पावर्स को सारा 0 के इक्वल करोगे। तो T1 की पावर क्या है? 2 डेल्टा 1 -2 डेल्टा 2 -2 डेल्टा 3 इक्वल टू 0। और जो सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड कौन सी बनेगी? डेल्टा 1 -2 डेल्टा 3 इक्वल्स टू 0। और थर्ड इक्वेशन -3 डेल्टा 2 +3 डेल्टा 3 इक्वल्स टू 0। तो फोर्थ इक्वेशन जो मैं शुरू में लेके चला था इक्वल है 1 के। बेसिकली ये हमारा सिस्टम हो गया। इस सिस्टम को हमें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको ऑगमेंटेड फॉर्म में लिख लेता हूँ। 2 डेल्टा 2 का कोएफिशिएंट -2। अच्छा एक काम कर लेते हैं, थोड़ा इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 2 कॉमन लेके डिवाइड करेंगे तो ये डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 3 इक्वल्स टू 0 हो गई। दूसरे में कोई चेंजेस नहीं है कि सेम ही रहेगी। ये जो थर्ड जो इक्वेशन है माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 इक्वल्स टू 0, बाकी दोनों सेम है। तो इससे जो ऑगमेंटेड बन रही है मैट्रिक्स में वो लिख लेता हूँ। तो कोएफिशिएंट्स 1 -1 -1 और यहाँ पे 0। और दूसरे इक्वेशन में S1 का कोएफिशिएंट 1 है, S2 का 0 है, S3 का -2 है और कांस्टेंट 0। और इसी तरह यहाँ पे डेल्टा 1 0 है, सॉरी डेल्टा में x2 बोल रहा था, डेल्टा है। और यहाँ पे -3, सॉरी यहाँ पे -3 नहीं होगी क्योंकि -3 डिवाइड कर ली थी मैंने। यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1, ये 0 और लास्ट में सारे एलिमेंट क्या है? 1 है। अच्छा जब अब मुझे यहाँ पे ऑपरेशंस करने हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो 1 है इसके नीचे सारे जीरोस करनी है मुझे। तो R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1 और R4 इक्वल्स टू R4 माइनस R1। तो फर्स्ट रो तो चेंज नहीं होगी और यहाँ पे 0 और ये 0 हो गया और यहाँ पे 0 माइनस ये 2 हो जाएगी। और इसके बाद -2 प्लस ये -1 हो जाएगी और यहाँ पे 0 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे ये तो चेंज नहीं होगी और ये 0 हो जाएगी और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये -2 हो जाएगी और यहाँ पे 1 -1 ये 2 हो जाएगी और ये 1 ही रहेगा। एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की थी। हाँ सॉरी सॉरी, ये 2 नहीं होगा, ये 1 हो जाएगी। ये 2 नहीं होगा क्योंकि 0 -1 ये 1 आ जाएगी यहाँ पे और ये -1 ये सही है 0 और ये सही है सही। और यहाँ पे हाँ ये भी -2 नहीं आएगा, ये 2 ही आएगा क्योंकि 1 -1 ये 2 ही आएगी। सॉरी ये भी 2 ही होगा। तो ये हो गया, यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब क्या अब काम क्या होगा, ये जो 1 है इसके ऊपर नीचे सारे जीरोस करना है। तो इसके लिए ऑपरेशन कौन कौन से होंगे? R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 और R3 इक्वल्स टू R3 प्लस R2
और R4 में क्या चेंजेस होंगी, R4 -2 टाइम्स R2। तो यहाँ पे 1, ये हो जाएगी 0, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये -2 हो जाएगी, और यहाँ पे ये 0 ही रहेगा। और इसी तरह यहाँ पे 0 1 ये तो चेंज नहीं होगा, -1 ये 0 हो गई, और यहाँ पे ये चेंज होगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे ये भी 0 आ जाएगा, ये ऑलरेडी 0 था, और यहाँ पे ये 0, और यहाँ पे 2 की जगह पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि मैंने माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगी, और यहाँ पे ये 1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सही। तो इसके बाद अगला काम हमारा क्या है, इस 4 को 1 करना है और 4 के ऊपर सारे। अच्छा एक काम कर लेते हैं, पहले रो को स्वेप कर लेते हैं, तो मैं यहीं पे स्वेप कर रहा हूँ। ये जो मैंने स्वेप कर रहा हूँ इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, ऊपर वाले को नीचे लेके आ, तो 4 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ पे 0, ये 0। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे R4 इक्वल्स टू 1/4 R4 करनी है, तो यहाँ पे 1 0, अच्छा अच्छा सही सही, -2 0 0 1 -1 0 0 0 1, और यहाँ पे 1/4 आ गया, ये 0 0 0 0 आ गया। अच्छा एक बात याद रहे, यहाँ पे 4 कंस्टेंट है, सॉरी 4 इक्वेशंस हैं, और जो वेरिएबल है वो 3 है, तो लास्ट रो यहाँ पे 0 है, इससे हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन नहीं है। अगर यहाँ पे कोई रो 0 हो रहा है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन तब होंगे जब उतने वेरिएबल्स, अगर इनके यहाँ पे 4 वेरिएबल्स होते तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते, तो ऊपर तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल 3 है, तो और यहाँ पे 3 पिवट भी आ रहा है, तो इसके यूनिक सोल्यूशन ही होंगे, तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा इसके बाद हमें क्या करना है, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस सॉरी +2 टाइम्स R3, और R2 इक्वल्स टू R2 प्लस R1 सॉरी R3। ये आप नोटेशन देखते रहें, 1 0 यहाँ पे आ जाएगी 0, और यहाँ पे आ जाएगी 2 टाइम्स हो गया तो ये 1/2 आ जाएगी, और यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 0 आ जाएगी, और यहाँ पे सिंपली मैंने ऐड की 1/4, यहाँ पे 0 0 1 1/4, यहाँ पे 0 0 0 0। तो यहाँ से वैल्यूज हमें मिल गई, डेल्टा 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा 1 की हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी 1/2, और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की दोनों की वैल्यू क्या है, 1/4 आ रही। अच्छा तो इसके बाद अगला काम हमारा क्या होगा, जो मैंने ऊपर ये वाली जो टर्म लिखी थी, यहाँ पे ये चीज, ये जो मैंने लिखी थी इसको मैं नाम दे रहा हूँ वी ऑफ डेल्टा, तो डेल्टा बार वेक्टर है ये, तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू इसमें पुट करूंगा, तो जो वैल्यू आएगी वो वी ऑफ डेल्टा की वैल्यू होगी। तो वी ऑफ डेल्टा, यहाँ पे शुरू में क्या था 2 और डेल्टा 1, डेल्टा की वैल्यू 1/2 है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ, तो 1/2, तो 2 डिवाइड बाई 1/2 4 ही हो जाएगी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो 4 पावर 1/2 हो गई, और दूसरा यहाँ पे 1/1 ओवर डेल्टा 2 था, तो डेल्टा 2 की वैल्यू 4 4 ओवर 4 पावर 1/4, इस तरह 2 और डेल्टा 3 था, डेल्टा 3 की वैल्यू 1/4 है, तो यहाँ पे आ जाएगी ये वाली चीज। तो इसको कंप्यूट करने के बाद, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये आ रही है 4.7568, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास। तो इसका मतलब मेरा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स
वेक्टर बार लिख रहा हूँ यहाँ पे एक्स वाई जितने भी वेरिएबल हैं, तो इस केस में टी थे, सॉरी यहाँ पे फिर टी लिख रहा हूँ टी बार, सॉरी टी वेक्टर। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4.7568 है, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, इस वैल्यू से ऊपर नहीं हो सकती, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू तो ये वाली होगी 4.568, ये मिनिमम वैल्यू होगी। अब हमें फाइंड करना है कि वो कौन सी टी की वैल्यूज हैं, वो कौन सा पॉइंट है जिसपे ये वैल्यू आ रहा है। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो टर्म्स हैं वो इक्वल कब होंगे, तब इक्वल होंगे जब एम जी एम इक्वल तब होंगे जब सारे टर्म्स जो हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखी थी डेल्टा वन यहाँ पे कुछ था और प्लस डेल्टा टू यहाँ पे कुछ था, तो इस तरह ये जो सारे अंदर के टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स क्या हो, इक्वल हो। तो इस केस में वो वाले टर्म्स क्या हो रहे थे, पहला आ रहा था 2t1 स्क्वायर t2 डिवाइड बाई डेल्टा वन और इक्वल्स टू, सारे टर्म्स इक्वल्स होंगे ना। तो यहाँ पे दूसरी टर्म कौन सी थी, ये t1 टू द पावर -2 और t3 -3 डिवाइड बाई डेल्टा टू, और इसके बाद जो लास्ट वाली टर्म थी वो t2 -2 और यहाँ पे t2 -2, अच्छा सॉरी यहाँ पे t1 है, यहाँ पे t3 3 डिवाइड बाई डेल्टा 3। और आपको एक चीज पता है, अगर ये तीनों टर्म्स इक्वल है तो इन तीनों का सम भी इनके इक्वल ही आएगा। तो इन तीनों का सम क्या है, दिस थिंग दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म, तो ये इन तीनों का सम बेसिकली है क्या, हमारी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है। और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने ऊपर सपोज की थी कि वो क्या है, किसके इक्वल है, 4 पॉइंट इक्वल है 4.7568 के डिवाइड बाई डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री, तो इन तीनों का सम भी 1 के इक्वल है, तो इसके इक्वल आ गया। अब थोड़ा इसको मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये डिवाइड बाई डेल्टा वन है, डेल्टा वन की वैल्यू डेल्टा 1 2 3 इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये इसकी वैल्यू थी 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगी 4t1 स्क्वायर t2 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे भी 4 आ जाएगा, t1 टू द पावर -2 t3 पावर -3 और यह इक्वल्स टू यहाँ पे 8 आ जाएगी, t1 टू द पावर -2 और t2 टू द पावर -2 t3 टू द पावर 3, ये इक्वल है किसके, 4.7568 के। चाहते हैं इसमें थोड़ी और सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं क्योंकि 4 कॉमन है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 4 से पूरे सारे क्वेश्चन को डिवाइड कर लें, तो t1 स्क्वायर t2 इक्वल्स टू t1 माइनस पावर -2 t3 पावर -3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स t1 -2 t2 -2 t3 3 और दिस टर्म डिवाइड बाय 4, तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहा है, 1.1892 आ रही है मेरे पास। अच्छा अब क्या करना है, अब इन इक्वेशन से हमें इनसे हमें t1 t2 और t3 की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंस्टेंट सारे लिख लेता हूँ, तो अगर हमसे थोड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा कौन कौन से लेके जल्दी सॉल्व हो सकती है। तो दिस टर्म्स इक्वल्स दिस एंड दिस, तो यहाँ पे 4 इक्वेशन, 4 मेरे पास स्टेटमेंट आएंगे, एक दिस टर्म इक्वल्स टू दिस एंड दिस टर्म इक्वल्स टू दिस एंड दिस टर्म इक्वल्स टू दिस। तो इन चारों में से मैं एक ले लेता हूँ क्योंकि इन चारों का सारे इक्वल ही है ना, तो इनसे मैं एक ही ले रहा हूँ, तो वो मैं ले रहा हूँ, अच्छा नीचे वाले में ले रहा हूँ, सिंप्लीफाई मैंने यहाँ पे किया था, इसमें ले लेता हूँ। तो t1 t2 इक्वल्स टू दिस टर्म, मैं ये वाली टर्म ले लेता हूँ कि मुझे बेसिकली चाहिए क्या, मुझे ये चाहिए कि मुझे 3 ऐसे, चूँकि कंस्टेंट वेरिएबल 3 है तो 3 कंस्टेंट तो मुझे एटलीस्ट चाहिए,
और मैं ऐसे लेने की कोशिश करूंगा जिसमें यहाँ पे किसी एक में T1 T2 आ जाए, एक में T1 T3 आ जाए, एक में T2 T3, इस तरह की कुछ इक्वेशंस मुझे मिल जाएं तो उससे इजीली वो हो सकता है, सिंप्लीफाई हो सकती है। तो सबसे पहले तो T1 स्क्वायर T2 में ले रहा हूँ इक्वल्स टू दिस टर्म 1.1892, मैं एक ये ले लिया। दूसरी कौन सी होगी, दूसरे मेरे कॉम्बिनेशन कौन कौन से होंगे, दिस टर्म इक्वल्स टू दिस एंड दिस टर्म इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ से दो ही मिल रहे हैं, तो उन दोनों में से मैं एक ले रहा हूँ। यहाँ पे T1 माइनस 2 T3 माइनस 3 इक्वल्स टू 1.1892, यहाँ से मैंने ये ले ली। तो जो थर्ड वो बन रही है, तो दिस टर्म्स इक्वल्स टू दिस ओनली, एक ही कॉम्बिनेशन बन रही है तो यही लेनी पड़ेगी मुझे। यहाँ पे 2 T1 टू द पावर माइनस 2 T2 टू द पावर माइनस 2 T3 पावर 3 इक्वल्स टू 1.1892। अच्छा, इसको मैं मजीद थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ 2 से डिवाइड करके। T1 टू द पावर माइनस 2 T2 पावर माइनस 2 T3 पावर 3 इक्वल्स टू, तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है 0.5946। तो यहाँ से हमें 3 इक्वेशंस मिल गए, तो इन 3 इक्वेशन से निकल सकता है मुझे। इनसे वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इनको यूज करके T1 T2 और T3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं पहले T1 की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो T2 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल के T3 की वैल्यू यहाँ से निकाल के दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, और यहाँ पे एक इक्वेशन आएगी एंटर माप T1, तो वहाँ से T1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो T1 की वैल्यू अगर फर्स्ट इक्वेशन से मैं निकाल लूँ, फ्रॉम 1 से T1 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, T1 स्क्वायर की वैल्यू है 1.1892 T2 पावर -1। तो ये मेरे पास एक आ गया। अच्छा सॉरी, मुझे T2 की वैल्यू यहाँ से सेपरेट करनी है, सॉरी। क्योंकि मैं इसको एंटर में T1 लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे T2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो T2 इक्वल्स टू दिस टर्म T1 टू द पावर -2, तो ये आ गई T2 की वैल्यू। और फ्रॉम 2, तो इक्वेशन नंबर 2 से मैं T3 की वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी T3। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं वो कर दूँ, अच्छा चलो सही है। तो यहाँ पे T3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले T3 पावर -3, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1.189 1892, और यहाँ पे T1 स्क्वायर। और चूंकि मुझे T3 की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड पे पावर -1/3 ले लूँ, या फिर हाँ ये ले लूँ। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ, ये जो पावर 3 है इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, इक्वेशन को दूसरी साइड पे लेकर चलूँगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी -1/3। तो यहाँ तक तो क्लियर है सबका ना, क्लियर होना चाहिए। तो इन दोनों की वैल्यू में पुट करूंगा, ये जो लास्ट इक्वेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो T1 टू द पावर -2, और यहाँ पे T2, सॉरी T2 की वैल्यू अभी यहाँ पे पुट करना है। T2 की वैल्यू कौन सी थी, ये वाली 1.1892 T1 टू द पावर -2, और इसके ऊपर पावर क्या है -2, ये वाली पावर है।
सॉरी ये T1 है, T2 के ऊपर भी पावर है, ये वाली पावर, और इसी तरह T3 टू द पावर T3 ये वाली है। तो दोनों साइड पे पावर 3 ले रहा हूँ तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 1.1892 T पावर, अच्छा इसके ऊपर भी माइनस आ जाएगा, उसके ऊपर भी आ जाएगा, तो इसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, -2 और डिवाइड बाई यहाँ पे 1.1892, ये चीज़ आ गई, इक्वल्स टू 0.5946। और यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे बेसिकली आएगा क्या, T1 टू द पावर -2 और यहाँ पे -2 +4 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे टर्म्स कांस्टेंट कौन सी बची है उसके इक्वेशन को दूसरी साइड पे लेके चलूँगा। यहाँ पे 0.5946 और मल्टीप्लाई बाई ये जो डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगी 1.1892 और यहाँ पे ये भी मल्टीप्लाई होगी क्योंकि ये पावर इसके ऊपर भी पावर -2 आ जाएगा और डिवाइड में आएगा तो स्क्वायर हो जाएगी और पॉजिटिव हो जाएगी, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1 पॉइंट, सिंपली यहाँ पे इसकी पावर को 3 कर लो। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो T1 की जो वैल्यू आ रही है पावर 0 ये 1 आ रही है, तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मेरे पास 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये चेक कर लेते हैं। 0.5946 मल्टीप्लाई बाई 1.1892 टू द पावर 3, तो अप्रोक्सीमेटली 1 ही आ रहा है क्योंकि वहाँ पे स्क्वायर रूट वगैरह मैंने कुछ डेसिमल वगैरह पॉइंट छोड़ दिए थे, तो ये बेसिकली आ रहा है मेरे पास कैलकुलेशन में 0.999979 इस तरह कुछ आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल ही होगी। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो T1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से T1 की वैल्यू हमें मिल सकती है, तो यहाँ पे T1 की मैं कोई भी वैल्यू पुट कर दूँ इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा ही होगा, तो इसका मतलब T1 क्या है, फ्री वेरिएबल है, T1 की वैल्यू कुछ भी रख सकता हूँ। तो इसीलिए जो सर ने जो सोल्यूशन अपलोड किया था LMS पे इसी को इसका, तो यहाँ पे सर ने T1 की वैल्यू क्या ली थी, 1 ली थी, क्योंकि फ्री वेरिएबल है तो T1 की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, तो मुझे इसके वजह से इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे। तो एक सोल्यूशन जब आप लिखना चाह रहे हैं तो आप T1 की कोई सी भी वैल्यू ले लें, तो सिंपलिसिटी के लिए सर ने T1 की वैल्यू को 1 ले लिया था और T2 की वैल्यू को जो इक्वेशन नंबर 2 है वहाँ पे फाइंड की थी, वहाँ पे T1 की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.1892 1.1892 और इसी तरह T3 की वैल्यू इक्वेशन 2 से आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी फिर T3 1.1892 पावर -1/3, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1.1892 टू द पावर -1/3 क्या रहा है अप्रोक्सीमेटली 0.943876 ये इस तरह कुछ आ रहा है, तो ये एक सोल्यूशन हो गया। तो चूंकि इस क्वेश्चन के इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन थे तो एक सोल्यूशन हमने लिख ली कि एक सोल्यूशन इसका ये है, तो ये क्वेश्चन बस यही है, यहीं तक सॉल्व हो जाती, तो यहाँ से इसका आंसर आ गया। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन थे और आपने एक सोल्यूशन यहाँ पे लेके भी लिया, तो ये क्वेश्चन तो यही है बस सिंपली। तो इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, सॉरी इसे मैं कंटिन्यू करते हैं। लैग्रांज मल्टीप्लायर,
तो लेग्रांज मल्टीप्लायर अभी तक जो सर ने डिस्कस किया सिर्फ इक्वलिटी वाली जो कंस्ट्रेंट है वो डिस्कस की हुई है। तो अभी इनइक्वलिटी वाली सर ने डिस्कस नहीं की हुई है, वो आगे डिस्कस कर लेंगे। तो आज मैं भी इक्वलिटी वाली जो कंस्ट्रेंट है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर लूँगा। इनइक्वलिटी वाली जब सर पढ़ाएंगे तो उसके बाद डिस्कस कर लूँगा यहाँ पे। तो आप लोगों को इसका आइडिया तो है कि इसमें टर्म्स कौन कौन सी सारी हैं, तो वो मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं बस प्रॉब्लम्स एक लेके शुरू कर लूँगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे इसी की तरह। तो इसका एक काम करते हैं, अब पहले एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसमें एक ही कंस्ट्रेंट हो और उसको सॉल्व कर लेते हैं, और उसके बाद फिर एक और प्रॉब्लम करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कंस्ट्रेंट हो। तो दो कंस्ट्रेंट वाले एक ले लेते हैं। तो प्रॉब्लम लिख लेता हूँ मैं। और प्रॉब्लम है हमारे पास, मैक्सिमाइज करना है एक फंक्शन को, एफ ऑफ x1 और x2 दो वेरिएबल के फंक्शन है, और फॉर x1 माइनस 0.1 x1 स्क्वायर प्लस 5 x2 माइनस 0.2 x2 स्क्वायर। तो ये फंक्शन है और इसको मैक्सिमाइज करना है। कंस्टेंट क्या है यहाँ पे, x1 प्लस 2 x2 इक्वल्स टू 40। और यहाँ पे कंडीशन ये भी करना है, x1 और x2 क्या है, पॉजिटिव है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे पास, तो इसको लेग्रांज मल्टीप्लायर के थ्रू सॉल्व करनी है। तो इसको किस तरह अप्रोच करेंगे, इसको इस तरह करेंगे। सबसे पहले तो हम एक फंक्शन बनाएंगे एल ऑफ, तो अच्छा इससे पहले मैं यहाँ पे एक को लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे x1 प्लस, क्योंकि मुझे एक फंक्शन कंस्टेंट का भी फंक्शन बनाना होता है लेग्रांज के अंदर। तो 2x2 माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो मैंने इस तरह कर लिया। तो इस वाली जो फंक्शन है इसको मैं नाम देता हूँ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं x1 x2 नहीं लिख रहा, जी ऑफ एक्स बार एक्स वेक्टर लिख रहा हूँ। तो ये वेक्टर x1 और x2 है। तो जो एल मेरी जो फंक्शन होगी, तो यहाँ पे कौन सी वेरिएबल आएंगे, तो x1 भी आएगा, x2 आएगा। क्योंकि कंस्टेंट क्या है, एक है, तो सिर्फ लेमडा ही आएगा। कंस्टेंट दो होते हैं तो म्यू भी आ जाता, और 3 होते तो ताई भी आ जाता। तो इस तरह ये यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे एक ही कंस्टेंट है तो सिर्फ लेमडा आएगा। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एफ ऑफ x1 x2, इसके बाद माइनस जी ऑफ जो भी है वेरिएबल x1 x2। तो ये बेसिकली एल होती है। तो इससे यहाँ पे बेसिकली हमें ग्रेडियंट लेनी होती, तो आगे सॉल्व करके बता दो कैसे लिखने मन करना होता है। सबसे पहले एल फंक्शन लिख लेते हैं। एल फंक्शन हमारे पास कौन सी होगी, तो एफ ऑफ x1 कामा x2। तो एफ फंक्शन हमारे पास कौन सी थी, फॉर x1 माइनस 0.1 x1 स्क्वायर, और इसके बाद प्लस 5 x2, और इसके बाद माइनस 0.2 x2 स्क्वायर। तो ये हो गया। और यहाँ पे माइनस टाइम्स माइनस लेमडा टाइम्स। तो यहाँ पे बेसिकली बार जगह प्लस लिखी होती है, बार जगह माइनस लिखी होती है। तो जब जो कंस्टेंट है वो इक्वलिटी वाली है तो यहाँ पे प्लस लो माइनस लो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इनइक्वलिटी वाली होंगी तो वहाँ पे कुछ फर्क पड़ता है। तो वो फिर सर आगे डिस्कस भी करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमें प्लस लेनी है, कहाँ पे माइनस लेनी है इनइक्वलिटी के अंदर। तो इक्वलिटी के अंदर आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे माइनस ले ली थी, तो सर ने क्योंकि लास्ट क्लास में माइनस ले लिया था तो मैं यहाँ पे भी माइनस ले ली। तो प्लस भी ले सकते हैं, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे जी ऑफ x1 x2 कौन सी है, तो x1 प्लस 2 x2 माइनस 40 ये था। अच्छा, तो इसके बाद वाली स्टेप कौन सी होती है, हमें फाइंड करना होता है Lx, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करनी होती है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करनी होती है, और फिर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेमडा फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेंगे इनको सिमल्टेनियसली सॉल्व करनी है, वहाँ पे वैल्यूज निकालनी है x1 x2 x3 की। तो वो वाले जो पॉइंट होंगे वो क्रिटिकल पॉइंट होंगे। तो वहाँ से आप मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन, मैक्सिमम और मिनिमम जो पॉइंट्स होंगे
वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो पहले इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स और वाई नहीं है मेरे पास, मैंने यहाँ पे एक्स वाई लिख लिया, x1 x2 है, तो यहाँ पे भी आपको x1 x2 लिखनी पड़ेगी। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी 4 और यहाँ पे -0.2 x1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस लेमडा आ जाएगा। और इसी तरह डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 5 -0.4 x2 और यहाँ पे -2 लेमडा आ जाएगा। तो इसके बाद वाली, अच्छा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू लेमडा, जब भी विद रिस्पेक्ट टू लेमडा यहाँ पे जो भी मल्टीप्लायर है उससे लेते हैं तो हमेशा कंस्टेंट ही आती है। तो कंस्टेंट हमारे पास कौन सी है, x1 +2 x2 -40 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इस सारों को इक्वल टू 0 लेनी है, इसलिए इसको भी इक्वल टू 0 ले लिया। तो इससे अगर इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिखूं तो यहाँ पे 0.2 x1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 4 आ जाएगी। तो इसको थोड़ा अरेंज करके लिखूं तो 0.4 x2 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 5 आ जाएगी। सॉरी, तो यहाँ से x1 +2 x2 इक्वल्स टू 40। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास एक सिस्टम आ गया। फिर से आपको लीनियर अलजेब्रा यूज करके यहाँ पे जो x1 x2 और लेमडा की वैल्यूज हैं वो आपको फाइंड करनी है। सॉरी, तो यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में लिख लेता हूँ। तो x1 का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 0.2 है और x2 का कोएफिशिएंट फर्स्ट कांस्टेंट में यहाँ पे 0 है, लेमडा की 1 है और कांस्टेंट 4 है। और x1 के कोएफिशिएंट दूसरे कांस्टेंट में 0 है और x2 की 0.4 है और लेमडा की 1 है और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 40। तो इस मैट्रिक्स को हमें सॉल्व करनी है सिंपली। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो वाले पॉइंट में मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये जो 0.2 है इसको 1 करना होता है तो इसको सिंपली मैं R1 इक्वल्स टू 5 टाइम्स R1 लिख लूँगा। तो यहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो बाकी सेम ही रहेंगे, 0.4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, 2, 0 और 40। और यहाँ पे जब मैं ऑपरेशन करूँगा तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, इस 1 को 0 करनी है। तो R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1, यहाँ पे 1, 0, 5 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे क्या आ जाएगी 0 और यहाँ पे 0.4, 1, यहाँ पे 5, ये 0 हो जाएगी और 2 माइनस 0 ये 2 ही रहेगा, 0 माइनस ये -5 रहेगा और यहाँ पे 40 माइनस 20 रहेगी। अच्छा, इसके बाद हमें करना है, क्या करना है, ये जो 0.4 है इसको 1 करना है। तो इसको क्या करूँ कि 1 हो जाए, तो इसको 0.4 से सिंपली डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 20 आ जाएगी और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगी और 1 डिवाइड बाई 0.4 ये क्या आती है, और ये मेरे पास आ रही है 5 आ रही है और यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 0.5 12.5 आ रही है और यहाँ पे 0, 2 -5 और ये 20 हो गया। इसके बाद क्या करना है, 1 की मदद से इस वाली जो 2 है इसको 0 करनी है। तो 105 ये तो चेंज नहीं होंगे, यहाँ पे भी 20 आ जाएगा और यहाँ पे 015 और यहाँ पे 12.5 और यहाँ पे चेंजेस आएंगे तो यहाँ पे 2 - 2 ये 0 हो जाएगी, -5 -10 ये -15 आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी
12.5 को अगर मल्टीप्लाई कर लें 2 से तो ये हो जाएगी 25 और 1 यहाँ पे -5 आ जाएगा। सही। तो इसके बाद क्या स्टेप है? आपने ऑपरेशन नहीं लिखी, आप वो खुद कर लें कि यदि आपको ये ले आती है सबको। तो इसके बाद R3 ये 1 -1 और 15 R3 में कर रहा हूँ। तो 105 यहाँ पे 20, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 12.5, तो 0 0 यहाँ पे 1 हो जाएगी और यहाँ पे 1/3 हो जाएगी। तो यहाँ तक सबका क्लियर होना चाहिए। तो इसके बाद ये जो 1 है इसके थ्रू ऊपर जो 2 5 है इनको जीरोस करनी। तो R1 -5 टाइम्स R3, R2 -5 टाइम्स R3। पेट भी थोड़ा मतला गला। सही है। तो यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद 1 0 यहाँ पे 5 -5 0 हो जाएगी और यहाँ पे 20 -5/3, तो 20 -5/3 ये क्या हो जाएगी 60 -555, तो ये 55। आप कैलकुलेशन देख लें तो ये सिंपल कैलकुलेशन यहाँ पे है। तो 60 माइनस सही है। इसके बाद 0 1 और यहाँ पे 5 की जगह पे 0 आ जाएगी और यहाँ पे 12.5 -5/3। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ तो इसको भी फ्रैक्शन में लिख लेता। 12.5 डिवाइड बाई 5 बेसिकली ये क्या, ये 25 और 2 है -5/3 है। तो ये हो जाएगी 75 -10 डिवाइडेड बाई 6। तो ये कितनी हो जाएगी 65 डिवाइड बाई 6। सिक्सटी फाइव डिवाइड बाई 6 यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे 0 0 1 यहाँ पे क्या आ रहा था 1/3। तो हमारे पास जो x1 की वैल्यू है वो क्या आ गई 55/3। x2 की वैल्यू क्या आ गई 65/6 और लेमडा की वैल्यू 1/3। तो बेसिकली ये हमारे पास पॉइंट हो गया x1 x2, ये हमारे पास मैक्सिमल पॉइंट होगी इसकी। तो लेग्रैंज मल्टीप्लायर के थ्रू आप इस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और मेथड है। अच्छा, जब आपको क्वेश्चन अगर गिवन हो जैसे इस तरह की नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग हो जिसके अंदर एक कंस्ट्रेंट हो, तो आप इसको आपकी मर्जी है लेग्रांज से करना चाहें इस तरह कर सकते हैं, या फिर अगर वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप कुछ और मेथड भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से थोड़ा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लूँगा। तो मेरे पास जो फंक्शन था वो कौन सा था, फंक्शन दोबारा लिख लेता हूँ। फॉर x1 -0.1 x2 सॉरी x2 स्क्वायर प्लस 5x2, सॉरी ये मेरे ख्याल में x1 था ये x2 था, और यहाँ पे -0.2 x2 स्क्वायर। तो ये मेरे पास फंक्शन था और कांस्टेंट मेरे पास क्या थी x1 इक्वल प्लस 2x2 इक्वल्स टू 40 थी। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू 40 माइनस 2x2 है। सही है। ये मैं इक्वेशन इस फंक्शन में ही पुट कर दूं तो मेरा जो फंक्शन होगा वो अनकंस्टेंट होगी, तो ये कंस्टेंट होगी नहीं। तो जब कंस्टेंट इसमें नहीं है तो आप अपने यूजुअल मेथड से डेरिवेटिव मेथड से उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ पे जब x1 की वैल्यू पुट करूँगा तो ये फंक्शन बनेगा सिर्फ x2 का। तो 4 यहाँ पे 40 माइनस 2x2 आ जाएगी और माइनस 0.1 x1 की जगह पे 40 माइनस 2x2 स्क्वायर प्लस 5x2 माइनस 0.2 x2 स्क्वायर। तो ये देखें एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो गया। अब आप इसको सिंपल आपने जो कैल2 में की होती है वहाँ पे इसको फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x2। तो यहाँ पे जो भी आएगा इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे और क्रिटिकल पॉइंट जब आ गए पे डबल डेरिवेटिव निकालेंगे तो डबल डेरिवेटिव से डबल डेरिवेटिव में जब ये वाले क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे तो वहाँ पे जो भी आ रहा होगा तो आप इससे मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप इसको इस क्वेश्चन को इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, कंस्टेंट को अनकंस्टेंट बना के जो यूजुअल मेथड है उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और आप इसको अगर लेग्रांज मल्टीप्लायर के थ्रू सॉल्व करना चाह रहे हैं तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऊपर पॉइंट तो निकाल लिया लेकिन मैंने फंक्शन की वैल्यू नहीं निकाली, तो आप सिंपली इसको फंक्शन के अंदर पुट कर लें, जो भी वैल्यू आएगी तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी। तो ये इस तरह आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो अब मैं इस वाले को नहीं कर रहा है अनकंस्ट्रेंट को, तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसको खुद ही कर लें, ट्राई कर लें। अच्छा, ये हो गया एक कंस्टेंट के साथ में एक और प्रॉब्लम करूँगा जिसमें दो कंस्टेंट लेके सॉल्व कर लेंगे। तो कंस्ट्रेंट्स, तो फंक्शन लिख लेता हूँ मैं। फंक्शन मेरे पास है, मुझे करना क्या है, इसलिए यहाँ पे मिनिमाइज करनी है। फंक्शन मेरे पास x, y और z वेरिएबल के साथ है। तो फंक्शन मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और मेरे पास जो कंस्टेंट है, कंस्टेंट ये है कि x माइनस 2z इक्वल्स टू 3 है, और एक और कंस्टेंट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर। मेरे पास ये दो कंस्टेंट है और ये फंक्शन की वैल्यू और ये फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मिनिमाइज करनी है इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दीज टू कंस्टेंट। तो मेथड बिल्कुल सिंपल है, इसको आप इक्वालिटी बैलेंस को, अच्छा एल हमें कंस्ट्रक्ट करनी होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई है, जी है, और यहाँ पे कंस्ट्रेंट कितने हैं, दो हैं, तो लेमडा भी आएगा और एक और म्यू भी आ जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आप लिखेंगे फंक्शन, तो अब ये लिखेंगे एफ प्लस प्लस माइनस लेकिन फर्क नहीं पड़ता, लेमडा जी प्लस म्यू एच, क्योंकि ये इक्वेशन है तो प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी इनइक्वालिटी होती है तो फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे नहीं पड़ता, मैं प्लस ले रहा हूँ। अब क्योंकि वहाँ पे मैंने माइनस किया था, यहाँ पे प्लस ले रहा हूँ, आप कोई से भी ले लो। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लेमडा टाइम्स, अच्छा जी तो मैंने बनाया ही नहीं, यहाँ से जी बना लेते हैं। तो जी मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और इसको हम जी का नाम दे देते हैं, और यहाँ से एक्स माइनस 2z माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इसको लेट सपोज एच का नाम दे देते हैं। तो आप इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो यहाँ पे जी की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस म्यू टाइम्स एक्स माइनस 2z माइनस 3, तो ये आ गया। इसके बाद काम वही करना होता है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले, और इसके बाद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी,
और उसके बाद डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेमडा और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू म्यू। तो ये जब आएंगे फिर इनको सिमल्टेनियसली सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब x लेंगे तो यहाँ पे 2x आ जाएगा पहले तो, और यहाँ पे फिर ये 2x तो यहाँ पे प्लस 2 लेमडा x आ जाएगी और यहाँ पे प्लस म्यू आ जाएगा, इसको इक्वल टू 0 पुट कर लोगे। और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे 2y प्लस 2 लेमडा y, यहाँ से 2 लेमडा y आ गया और यहाँ पे y है ही नहीं तो यहाँ पे सिंपली यही होगा, दिस इक्वल टू 0। और विद रिस्पेक्ट टू जब z लेंगे तो यहाँ पे 2z और यहाँ पे माइनस 2 लेमडा z और यहाँ पे आ जाएगी -2 म्यू इक्वल्स टू 0। जब लेमडा लेंगे तो पहली कंस्टेंट आ जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और जब जैसे टू लेमडा लेंगे तो दूसरी कंस्टेंट आ जाएगी -3 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब इसको थोड़ा केयरफुली करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे सारे कंस्टेंट, इतने सारे कंस्टेंट हैं और यहाँ पे 5 कंस्टेंट हैं और वेरिएबल भी 5 हैं, तो सारे वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करनी। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं ये वाली इक्वेशन ले लो, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो 2 कामा निकाल के डिवाइड भी हो जाएगी, तो यहाँ पे बेसिकली बचेगा y इंटू 1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब आइदर y 0 है या फिर 1 प्लस लेमडा 0 है, तभी ये 0 आ रहा है। दोनों से एक तो 0 आनी होनी। तो मैं क्या करूँगा, मैं केसेस लूँगा यहाँ पे। तो जब जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आए, दो टर्म प्रोडक्ट है और उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो आपको केसेस लेने पड़ेंगे। और केसेस यूजुअली आप किसी से भी ले सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे लेमडा से ले रहा हूँ, तो पहले कह रहा हूँ कि लेमडा इक्वल्स टू -1, मतलब लेमडा प्लस 1 इक्वल टू 0। वही लेमडा इक्वल्स टू जब -1 लेंगे तो हमारे कंस्टेंट, तो मेरे नए जो कंस्टेंट बन रहे वो कौन से बन रहे हैं? पहला कंस्टेंट मेरा कौन सा होगा? जब इसमें लेमडा की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो ये 2x आ जाएगी, यहाँ पे -2x आ जाएगी, 0 हो जाएंगे, तो म्यू इक्वल्स टू 0 आ गई। एक कंस्टेंट मेरे पास आ गया। और जब दूसरे इक्वेशन में पुट करूंगा तो दूसरे इक्वेशन में, अच्छा ये दूसरा इक्वेशन, तो ये मैं इसी से लेके चला हूँ, तो ये नहीं लेनी पड़ेगी मुझे यहाँ से। जब लेमडा की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो यह 2z प्लस 2z, यहाँ पे -2 म्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे 4z हो जाएगी -2 म्यू इक्वल्स टू 0। फिर मज़ीद अगर सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगी 2z इक्वल्स टू म्यू। अच्छा, ध्यान रख आ गए। और इसके बाद ये वाली जो कंस्टेंट है लेमडा एड वाली डेरिवेटिव जो हम लेते हैं लेमडा एम से, लेमडा से, तो यहाँ पे क्या हो सकती है? अच्छा, 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 हाँ सॉरी। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गए? 0 आ गए। तो सेकेंड इक्वेशन में जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। जब जी की वैल्यू 0 आ रही है तो जी की वैल्यू 0 पुट करने से ये जो लास्ट कंस्टेंट है ये म्यू वाली, तो इसको मैं नीचे भी लिख लेता हूँ, फोर्थ वाली पहले आ रही है यहाँ पे। तो ये मेरे पास कौन सी बन रही है? x इक्वल्स टू 3 बन रही है, -3 है ना, तो यहाँ पे x -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 आ गया। जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आपको देखें, मैं किसी भी नंबर के स्क्वायर को 9 से मल्टीप्लाई करूं, क्या 0 हो सकती है? वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। हम रियल नंबर के अंदर काम कर रहे हैं, तो ये हो नहीं सकती, इम्पॉसिबल है ये वाली चीज़।
तो मतलब लेमडा की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, तो ये मैंने लेता केस, तो ये नहीं हो सकती। तो हम दूसरा जो हमारा केस है, इसका मतलब लेमडा की वैल्यू -1 नहीं है, तो मतलब क्या है, y की वैल्यू 0 ही होगी फिर। अब हमें y की वैल्यू नहीं पता चल गई कि y की वैल्यू 0 है। अब इसको चाहे केस 2 ले लें, केस 2 में क्या होगी फिर, लेमडा इज नॉट इक्वल टू -1। तो जब लेमडा -1 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब y हमारे पास 0 है, क्योंकि वो वाली जो प्रोडक्ट थी वो तो 0 बन रही है, तो y की वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है। तो y की वैल्यू जब 0 हो गई, फिर दोबारा हम सारे कंस्टेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। ये वाली थोड़ी ध्यान से करनी पड़ेगी, इसमें मिस्टेक थोड़ी सी भी होगी तो फिर सारा काम बेकार हो जाएगा। अच्छा, तो मुझे ऊपर फिर से देखने पड़ेंगे वो। जब y की वैल्यू में 0 करूँगा, तो पहले वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, दूसरा वाला मुझे लिखना ही नहीं है, क्योंकि इसी को लेके मैंने वो कर रहा था। तीसरे वाले में y नहीं है, तो मतलब ये वाली इक्वेशन है, इसमें मुझे कुछ चीज़ें, कुछ नई कंस्ट्रेंट मुझे मिलेंगी। पहले वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, तो पहला वाला मेरा बेसिकली था क्या, 2x, और उसमें 2x कॉमन ले रहे हैं, तो ये 1 माइनस, सॉरी, तो ये सॉरी 1 प्लस लेमडा ही आ जाएगी, और यहाँ पे प्लस म्यू था, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगी, तो ये वही मैंने सिंपली लिख लिया। नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट में ये थी कि जी 1 माइनस लेमडा, जब जी को कॉमन लूंगा तो प्लस म्यू इक्वल्स टू 0। इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी, पहले यही थी ना। ये मैंने कहाँ से ली थी, यहाँ से, यहाँ पे 2 सबके अंदर कॉमन लेके वो कर लें, डिवाइड कर लें, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 कॉमन लेंगे, तो 1 माइनस लेमडा माइनस म्यू आ जाएगी। तो मैं मेरे ख्याल में सही ली है, तो मैंने गलत ली है, यहाँ पे म्यू के इस पे साइन होगा तो माइनस हो जाएगी, प्लस नहीं होगी। सही है। इसके बाद नेक्स्ट कांस्टेंट हमारी कौन सी बन जाएगी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सी आ रही थी, एक्स स्क्वायर, और उसमें वाई का भी टर्म्स था, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। अच्छा, ये वाली, यहाँ पे y की वैल्यू को जब 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जी स्क्वायर, और यहाँ से x इक्वल टू प्लस माइनस, या फिर जी इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, या फिर एक्स फर्क नहीं पड़ता दोनों। तो ये मेरे पास आ रही है। अब ये मेरे पास नई कांस्टेंट होगी, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, जी इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, और जो लास्ट मेरे पास थी उसमें वाई था ही नहीं, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो कौन सी थी, 2 माइनस, सॉरी एक्स माइनस 2 जी इक्वल्स टू 3। अच्छा, तो ये जो केस 2 है, केस 2 के अंदर पे सब केसेस अब आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जी की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक जी इक्वल टू एक्स एंड माइनस एक्स, तो इसके अंदर मैं सब केसेस लिख लेता हूँ, सब केसेस लेके चलने पड़ेंगे। अच्छा, तो सब केस के अंदर जो केस 1 है,
1 2 तो केस ए नाम दे दें इसको, पहला केस है। तो इसमें क्या है, अगर मैं z को x लेके चलूँ तो फिर क्या होगा। तो जब z को मैं x लेके चलूँगा तो इसके अंदर मेरा जो पहला कंस्टेंट बनेगा वो कौन सी बनेगी, तो ये तो 2x ही रहेगा, 1 प्लस लेमडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 0। और दूसरे में एक चेंज आएगी, जी की जगह पे x आ जाएगा, x 1 माइनस लेमडा माइनस म्यू इक्वल्स टू 0। तो इसके बाद ये तो हम लेके चल रहे थे, ये लिखनी नहीं पड़ेगी हमें। यहाँ पे जब मैं z की वैल्यू एक्सपोर्ट करूँगा तो x माइनस 2x इक्वल्स टू 3 एम्प्लाइज माइनस x इक्वल टू 3 एम्प्लाइज x इक्वल टू 3। यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मिल गई, सॉरी -3। जब x की वैल्यू -3 है, z की वैल्यू भी क्या होगी, -3 होगी। और y की वैल्यू हमने केस 2 के अंदर लेके चलने की 0 है। तो हमारे पास ये एक पॉइंट आ गया। एक पॉइंट हमारे पास क्या आ गई, -3 कामा 0 कामा -3, ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब इसके बाद हमारे पास एक और रहता है, बस केस बी रहती है। तो केस बी के अंदर क्या थी कि अगर मैं x की वैल्यू को क्या लेके चलूँ, -x पे, x इक्वल्स टू सॉरी z इक्वल्स टू -x, अगर ये लेके चलूँ तो मेरे पास कंस्टेंट कौन सी होंगी, तो पहला वाला तो चाहे नहीं होगा, 1 प्लस लेमडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 0। सेकेंड में यहाँ पे x की जगह पे क्या आ जाएगा, -x 1 माइनस लेमडा माइनस म्यू इक्वल्स टू 0। और थर्ड में मेरे पास जो था जी x माइनस 2z इक्वल्स टू 3 वाली थी। तो यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू सॉरी z की वैल्यू को -x पुट करूँगा तो ये 3x इक्वल्स टू 3 हो जाएगी और x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू जब 1 आ गई तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो y की वैल्यू बाय डिफॉल्ट लेके चलेंगे वो 0 है। तो इसके मतलब सेकेंड पॉइंट हमारे पास कौन सी आ गई, तो 1 कामा 0 कामा -1, ये एक और पॉइंट आ गई। अच्छा, यहाँ पे लेमडा और म्यू की वैल्यू में निकालनी नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता, हमें बेसिकली चाहिए क्या, वेरिएबल एक्स वाई जी ये चाहिए। तो इनकी हमें निकालने की ज़रूरत नहीं, अगर आप निकालना चाहें तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल गई है, तो लेमडा और म्यू के टर्म्स में यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगी, यहाँ पे एक्स वैल्यू फिट करेंगे तो लेमडा और म्यू की टर्म्स में भी एक वो मिल जाएगी। यहाँ पे इनकी वैल्यू भी निकाल लेंगे तो उससे वैसे फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो वो आप ना निकालें भी फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज एक्स वाई और जी की मिल रही है डायरेक्टली। जब नहीं मिल रही होती है तो फिर वो लेके कुछ करना पड़ता है कैलकुलेशन वगैरह, लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्टली मिल रहे हैं तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो हमारे क्वेश्चन के पास थोड़ा सा रहता है, हमें फंक्शन क्या करनी थी, मिनिमाइज करनी थी, और हमारे पास पॉइंट 2 आ गए थे, 2 आ गए यहाँ पे। तो इन दोनों में से मिनिमम वाली कौन सी पॉइंट होगी जो हमें मिनिमम वैल्यू देगी, तो वो अभी हमें चेक करनी है। एफ ऑफ एक्स वाई और जी का जो फंक्शन था वो कौन सा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। और जब यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे एफ ऑफ -3 0 -3, तो ये हो जाएगी 9 0 9 हो जाएगी 18। और जब मैं पॉइंट पुट करूँगा, ये 1 था पहला, एक्स की वैल्यू 0 और -1, जब ये पुट करूँगा तो क्या आ जाएगी, 1 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 इज लेस देन 18, इसका मतलब हमारे पास जो पॉइंट होगी वो हो जाएगी 1 कामा 0 कामा -1, जो कि मिनिमम वैल्यू देगी फंक्शन की
विद रिस्पेक्ट टू द कंस्टेंट जो कि हमें कंस्टेंट गिवन थे, उन कंस्टेंट को देखते हुए ये वाला पॉइंट हमें मिनिमम वैल्यू देगी। ये ऐसा पॉइंट है जो कंस्टेंट के अंदर लाई कर रहा है और फंक्शन के अंदर जो मिनिमम वैल्यू वो मिनिमम वैल्यू दे। तो ये यहाँ तक मैंने कुछ वो प्रॉब्लम कर लिया लैग्रांज मल्टीप्लायर के इस वाली मेथड के कि इससे आप किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे सर कमिंग वीक में शायद फिर वो इनइक्वालिटी वाले कंस्टेंट में डिस्कस कर लेंगे। तो जब सर वो डिस्कस करेंगे तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ कर लेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।